नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी इस वक्त एक शादी बड़ी ही सुर्खियों में है और वो इसलिए क्योंकि एक लड़की की शादी दो लड़के से हुआ है। दोस्तों आपने अब तक ये सुना होगा कि एक लड़के ने कई शादियां की, कई लड़कियों से शादी करी, फिर अभी जो एक शादी सुर्खियों में है वो ये है कि एक लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी की है और ये शादी पूरे रीति रिवाज से, पूरे परंपरा के साथ हजारों लोगों के समक्ष हुआ है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रही, ये रियल है और ये सच में हमारे देश यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सुनीता नाम की लड़की, सुनीता चौहान नाम की एक लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी कर ली और ये सब कुछ पूरे रीति रिवाज, पूरे परंपरा के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गीत नृत्य के साथ और हजारों लोगों के समक्ष हुआ है और ये बहुत ही धूमधाम से और 3 दिन तक ये शादी चली। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये जो शादी हुई है क्या ये परंपरा के तहत हुआ है, अगर ये परंपरा के तहत हुआ है तो क्या इस परंपरा का नाम है, इस परंपरा के पीछे की सोच क्या है, ये कब से चली आ रही है और ये जो परंपरा है कहाँ कहाँ पर है और क्या इसे भारत में कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त है। और अगर एक लड़की की शादी दो लड़के से या दो से अधिक लड़के से हो रही है तो जो उनसे बच्चे होंगे उनके पिता का नाम किनका दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पे पिता का नाम अगर वहां पे कहीं पे दर्ज करना हो तो क्या तीनों, दोनों या तीनों या फिर जितने भी भाइयों से हो रही है, क्योंकि जो ये प्रथा है, जिस प्रथा के तहत ये शादी हुई है, इस प्रथा के तहत दो या दो से अधिक लड़कों के साथ भी शादियां होती हैं, तो इसमें के सवाल ये बनता है कि जब बच्चे के पिता का नाम लिया जाएगा तो किनका लिया जाएगा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये जो शादी है हमारे भारत में जो कानून है उन कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है या नहीं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए इसे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं, ये जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कुन्हाट गांव की रहने वाली सुनीता चौहान ने हाल ही में दो सगे भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से शादी की है और जैसे ही ये शादी चर्चे में आया, बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है और ये इनके बारे में सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ये शादी सिलाई क्षेत्र में 3 दिनों तक चली, जिसमें हट्टी जनजाति के, ये जो लड़की है ये हट्टी जनजाति से जो शादियां हुआ हट्टी जनजाति में हुआ है और ये पारंपरिक गीत नृत्य ढोल नगाड़े बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ, पूरी तरह से परंपरा का पालन किया गया। और सुनीता से जब पूछा गया कि क्या ये शादी किसी दबाव में हुआ है, किसी के प्रेशर में हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी सहमति से हुआ है, इसमें किसी प्रकार का किसी का दबाव नहीं है। लेकिन ये शादी जितनी नई लग रही है उतनी ही ये पुरानी परंपरा है वहाँ की, इस क्षेत्र की संस्कृति है, क्योंकि सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि सदियों से आ रही ये पुरानी प्रथा जिसे जोड़ीदार प्रथा कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो प्रथा, जिस प्रथा के तहत ये शादी हुई है उसे जोड़ीदार प्रथा कहा जाता है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि क्या है जोड़ीदार प्रथा। जोड़ीदार प्रथा को अंग्रेजी में फ्रेटरल पॉलीएंड्री कहा जाता है। यह विवाह जो है जिसमें एक महिला जो है, इस विवाह पद्धति में एक महिला की शादी दो या दो से अधिक सगे भाइयों के साथ कराई जाती है और इसमें जो शादी होती है तो वो पत्नी जो बनेगी वो कुछ समय तक पहले पति के साथ, फिर दूसरे पति के साथ, इस तरह के साथ वो रहती है। जैसे कि अगर पहले की अगर बात करें तो द्रौपदी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 5 पांडवों से शादी की थी, तो जिस प्रकार से वो रहा करती थी उसी तरह से यहाँ पर भी रहने का रिवाज है। यह प्रथा जो है हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति में देखने को मिलती है। यहाँ इसे उजला पक्ष या फिर जोड़ीदारन भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रथा की तुलना अक्सर, जैसे कि मैंने कहा कि द्रौपदी से संबंधित है, ये द्रौपदी प्रथा से की जाती है जहाँ पे 5 पांडवों ने एक ही स्त्री से विवाह किया हुआ था। इसमें पत्नी कुछ दिनों तक एक पति के साथ, फिर दूसरे पति के साथ, इस तरह से वो अपने पूरे परिवार में रहते हैं और कानूनी रूप से सबसे बड़ा भाई, जैसे कि मैंने पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा था कि क्या जो बच्चे होंगे उनसे उनमें पिता का दर्जा किन्हें दिया जाएगा, तो इसमें जो होता है जो सबसे बड़ा भाई होता है उन्हें पिता का दर्जा मिलता है, उन्हीं के नाम लिए जाते हैं। कानूनी दस्तावेज जो होते हैं तो उनमें बड़े भाई का ही नाम लिखा हुआ होता है।
अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अब तक ये परंपरा अपनाई जा रही है, क्यों अपनाई जा रही है, इसके पीछे का सोच क्या है? दोस्तों, इसमें जो सोच है कि वो पैतृक संपत्ति का बँटवारा ना हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समाज में जब 2-3 भाई हो, 2-3 लड़के हो एक बाप के, जब उनके अलग-अलग लड़की की शादी होती है, कुछ समय के बाद बँटवारा हो जाता है। जो भी उनकी पैतृक संपत्ति है, उनमें बँटवारा हो जाता है, वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो इसमें सोच है कि अगर एक ही लड़की से 2-3 लड़कों की शादी हो जा रही है, तो वहाँ पे ज़मीन या फिर पैतृक संपत्ति जो कुछ भी है, उसका बँटवारा नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि खेती जो होती है, खेती के लिए ज़मीन जो होती है, बहुत ही सीमित होती है और अगर हर भाई की अलग-अलग शादी हो, तो ज़मीन का टुकड़े-टुकड़े में बँटवारा हो जाएगा और कहीं न कहीं ये सोच है कि इस प्रकार का वो ना हो। सामूहिक जीवन और पारिवारिक एकता बनाए रखने के लिए भी जैसे अलग-अलग लड़की से विवाह होता है, तो फिर वो अलग-अलग अपना रहने लगते हैं और पारिवारिक बँटवारा भी हो जाता है। तो कहीं न कहीं इसे रोकने के पीछे भी ये तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार की शादियाँ की जाती है ताकि परिवार में एकता बनी रहे। आर्थिक स्थिरता भी देखा जाता है कि सीमित संसाधनों में ज़्यादा लोगों का निर्वाह कैसे किया जा सके, इस सोच के साथ भी ये परंपरा शुरू हुई थी। बच्चे सभी के होते हैं और खर्च एक साथ उठाए जाते हैं, तो आम-सी बात है कि खर्च बहुत ही मामूली हो जाती है क्योंकि 2-3 भाई की शादी एक लड़की से हुआ, 2-3 बच्चे हुए और 2-3 लोग कमा रहे हैं घर में और इन लोगों का खर्चा ज़्यादा ये नहीं हो पाता है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात करें तो ये भी एक अप्रत्यक्ष तरीका माना जा सकता है क्योंकि एक स्त्री से विवाह होने से बच्चों की जो संख्या है वो सीमित हो रह जाती है। यह समाज की सामूहिक समझदारी की मिसाल भी है। दोस्तों, अब ये सवाल है कि क्या भारत का कानून इसे मान्यता देता है? भारत से के कानून के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है इसे? दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अगर बात करें तो इसके अनुसार एक महिला का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह गैर कानूनी माना गया है। जनजातीय समाजों को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने की संवैधानिक छूट दी गई है, इसलिए इसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। बट ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अगर बात करें तो गैर कानूनी है। हट्टी जनजाति को साल 2023 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया है और इसलिए ये समुदाय जो है अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता न होते हुए भी सामाजिक रूप से स्वीकार कर सकता है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा भी छूट दी गई है अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। बशर्ते इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक सहमति से है तो फिर ये सही है। यह शादी रजिस्टर जैसे कानूनी मान्यता नहीं है तो ये रजिस्टर तो नहीं होती है लेकिन समाज से इसे पूरी तरह से मान्यता मिला हुआ है, इसे वैध माना जाता है। अब दोस्तों, ये सवाल कि क्या आज भी चल रही है ये प्रथा? चलो, पहले चली आ रही थी, पहले से ये परंपरा थी, बट क्या आज भी जब इतना मॉडर्न समय आ गया है, सब कुछ बदल रहा है, सबकी सोच बदल रहे हैं, तो क्या आज भी ये प्रथा लागू है, प्रथा चल रही है? तो दोस्तों हाँ, अभी भी चल रही है बट पहले से बहुत ही कम हो गया, अब ये प्रथा लुप्त हो रही है। क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, सबके सोच बदल रहे हैं, युवा जो है अब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनके सोच में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, व्यक्तिगत आज़ादी लोग चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारे सोच जो हैं, अब इनकी प्रथा को लुप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रांसगिरी जैसे कुछ इलाके हैं, वहाँ पर आज भी ये परंपरा जो है जीवित है। कुछ परिवार आज भी अब इसे सम्मान और गर्व से निभा रहे हैं। हट्टी जनजाति की ये परंपरा जो है सिर्फ एक विवाह प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विवाह का हिस्सा भी है। ये दिखाती है कि कैसे एक समाज ने संसाधनों की कमी में भी सदियों तक सामूहिक रूप से संतुलन बनाए रखा है और अच्छे से रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।